जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज से हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी को शुरू से पढ़ने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशन फन 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी को। पॉलिटी में हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो गहराई से अध्ययन करना है वो है संविधान। अगर ये चीज़ आपको पता है तो कोई आपको गधा नहीं बना सकता, इतनी बात की गारंटी है इस संविधान में। देखिए संविधान को हम लोग पढ़ेंगे। संविधान को पढ़ने से पहले आप लोग देख लीजिए कि हम लोगों पर शासन जो होता है, जब तक हम लोग भारत के नागरिक बनकर रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध नहीं करते हैं, तब तक हमारे ऊपर जो शासन होता है वो संविधान के तहत अनुच्छेदों का होता है। देखिए संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। जब तक हम लोग भारत में रहते हैं बिना किसी क्राइम के, तब तक हमारे ऊपर अगर शासन होगा तो संविधान के अनुच्छेद के हिसाब से होगा। यानी हमारे ऊपर देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का शासन है तो अनुच्छेदों के हिसाब से शासन करते हैं। जैसे ही हम लोग थोड़ा इधर उधर करते हैं, हमारा क्राइम या हम लोग संविधान का उल्लंघन करते हैं या कानून अपने हाथ में लेते हैं, तो पुलिस हमको ले जाती है। तो वो जब सज़ा हमको सुनाती है तो वो आईपीसी की धारा लगाती है हमारे ऊपर। इंडियन पिनल कोड इसका फुल फॉर्म। आईपीसी की धारा पर हम लोगों को पुलिस अपने अरेस्ट करती है। वो अनुच्छेद के हिसाब से नहीं करेगी कि चलो तुम्हें संविधान के अनुच्छेद के इस हिसाब से, वो धारा लगाती है आईपीसी की धारा। और यही पुलिस जब हम लोगों को कोर्ट में सौंप देती है तो वो भी धारा लगाते हैं, लेकिन वो धारा होती है जब कोर्ट में जाते हैं हम लोग तो सीआरपीसी की धारा लगती है। वहाँ पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसे बोलते हैं। जब जज साहब को जब जज साहब सज़ा सुनाते हैं तब सीआरपीसी की धारा के तहत सुनाते हैं। अगर नॉर्मल हम लोगों के ऊपर संविधान में अनुच्छेदों के हिसाब से हमारे ऊपर शासन होता है, जैसे ही हम लोग संविधान का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस हमको सज़ा देती है आईपीसी की धारा के तहत। और जब हम लोगों को पुलिस जज साहब को दे देती है तो जज साहब सज़ा सुनाते हैं सीआरपीसी की धारा के तहत। अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा अनुच्छेद और ये जो भाग है और ये जो अनुसूचियाँ हैं इनमें थोड़ा डिफरेंस क्या है। अनुसूचियाँ देखिए थोड़ा डिफरेंस है दोनों सभी में। हालांकि देखिए संविधान में इतना ज़्यादा चीज़ जो बनाई गई हैं ये संविधान को ईजिली समझने के लिए बनाया गया है। अगर सब चीज़ एक ही में मिक्स कर देते तो फिर अब पढ़ने वाले को समझ में नहीं आता। देखिए अगर हम लोगों को भाग है 22 भाग हैं तो इसमें कई सारे अनुच्छेद हैं। जैसे देखिए भाग 1 में 1 से 4 अनुच्छेद हैं। अगर आप संविधान के 1 से 4 तक के अनुच्छेद पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब आपने एक भाग पढ़ लिया। इसी तरह टोटल भाग 22 हैं। अगर आपने टोटल भाग 22 पढ़ लिए तो 395 अनुच्छेद आपने पढ़ लिए। पॉइंट आउट मतलब इसमें लिखा गया है। और अनुसूचियाँ क्या होती हैं? देखिए अनुसूचियाँ किसी भी चीज़ को आप डिटेल से पढ़ना है तो अनुसूची में चले जाइए। अनुसूची 12 है तो हम लोग सबसे पहले अनुसूची को ख़त्म करते हैं, फिर अपने अनुच्छेद और भाग में आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले अनुसूची पढ़ते हैं। संविधान यार बहुत अच्छी बुक है। संविधान क्या है? संविधान ऐसी पुस्तक जिसमें सारे नियम सबके लिए बराबर हों, उसे संविधान कहते हैं। चलिए अनुसूची देखिए पढ़ते हैं। अनुसूची में पहली अनुसूची में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। देखिए अब इसको पूरा डिटेल में दिया गया है कि कौन से राज्य की सीमा किस राज्य से मिलती है, किसका कितना क्षेत्रफल है, क्या है, ये सारा कुछ डिटेल में अनुसूची में दिया है। भारत राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। यूनियन होता है, एक फेडरेशन होता है, एक कोफेडरेशन होता है। कोफेडरेशन ये होता है। यूनियन इन तीनों शब्दों का मतलब संघ ही होता है, लेकिन तीनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। संघ जो होता है ये बिल्कुल मजबूत होता है, इसे किसी भी तरह से आप तोड़ नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे भारत के कोई अगर राज्य चाहे कि हम लोग अलग रहे, भारत से अलग हो जाएं, तो ऐसा असंभव है, क्योंकि ये यूनियन है, संघ है, इसमें किसी भी तरह अलग नहीं हो सकते हैं आप लोग। तो आप लोग इतना समझ पाए होंगे। अब देखिए क्या होता है
फेडरेशन, फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन में टूटता है लेकिन टूट जाता है, इसमें आप आसानी से अलग हो जाते हैं। जैसे सार्क है, सार्क में अगर सार्क फेडरेशन है, सार्क एक संस्था है एक प्रकार से कई देशों की, दक्षिण एशियाई। इसमें 8 देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इतने 8 देश हैं। इसमें से आप चाहें तो बिल्कुल स्वतंत्र हो जाए, आसानी से टूट जाता है। इस कोफेडरेशन क्या होता है, इसमें टूटेगा लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें समझौते पर ज़्यादातर टिके होते हैं। जैसे अमेरिका के बहुत सारे जो राष्ट्र हैं उसमें समझौते पर टिके हैं, लेकिन ये भी अब थोड़ा मुश्किल होता है, ये टूटता है लेकिन यूनियन नहीं टूटता है। ये इसमें चाहे जितना जोर लगा ले कोई। इसमें भारत में तो अनुसूची 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। अनुसूची 2 में हम लोगों की चर्चा की गई है वेतन की। वेतन, अनुसूची 2 में चर्चा की गई है वेतन की मतलब कि किसका कितना वेतन होगा, कौन कितना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इसका कितना वेतन होगा। अनुसूची 3 में सब चर्चा की गई है शपथ की। शपथ में कौन, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाएगा, किसको शपथ कौन दिलाएगा, शपथ में क्या बोलना है, अगर आपको ये जानना है तो आप अनुसूची 3 पढ़िए। अनुसूची 4 में क्या है, इसको इरेज करते हैं पहले। अनुसूची 4 राज्यसभा से राज्य को कितनी सीट मिलेंगी, अगर आपको ये जानना है विस्तार से तो आप अनुसूची 4 पढ़िए। अनुसूची 5 में चर्चा की गई है SC ST के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूची 5 में SC ST के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा की गई है। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा की गई है। पूर्वोत्तर राज्य, जिसमें आपको मिजोरम, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं। अनुसूची 6 में पूर्वोत्तर राज्यों की चर्चा की गई है, जिसमें कि मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा हैं। इसमें क्या है कि इनको ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गए हैं। आप देखेंगे कि जो जितने भी इधर पूर्वी राज्य हैं जैसे ये हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गए हैं, तो इनके लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है कि ये लोग भी विकास कर सके। तो इस पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या 4 है, इनके लिए विशेष प्रावधान है। ये अनुसूची 6 में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप अनुसूची 6 देखिए। अनुसूची 7 शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन, अब ये बहुत तगड़ा हो जाता है। अब इसको ध्यान से समझिए, यहीं पास हम लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शक्ति का विभाजन, अब देखते हैं शक्ति का विभाजन। देखिए हमारा राष्ट्र काफ़ी बड़ा है, और जब काफ़ी राष्ट्र बड़ा हो जाता है तो ऐसे में शक्ति का विभाजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे देखिए राष्ट्र में कई सारी भाषाएँ बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग यहाँ की संस्कृति है, अलग अलग जगह पर जाएंगे तो अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। तो ऐसे में अगर किसी एक ही अगर सरकार को, किसी मान लीजिए केंद्र सरकार के पास ही सारी शक्तियाँ दे दी जाएंगी तो ऐसे में शासन चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। तो मान लीजिए केंद्र सरकार अपने पास कुछ मुख्य शक्तियाँ रख लेती हैं, बाकी राज्य सरकार को जैसे कुछ शक्तियाँ दे दी, और नगर पालिका, पंचायत व्यवस्था जो यहाँ पास स्थापित होती है, इनको कुछ कुछ शक्तियाँ दे दिया जाता है ताकि यहाँ की समस्याएं हल हो सके, और शक्तियों को विभाजित कर दिया जाता है ताकि शासन चलाने में आसानी हो। शासन मतलब कि जब राष्ट्र छोटा होता है तो वहाँ पास शक्तियों को विभाजन नहीं किया जाता है। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में शक्तियों का विभाजन नहीं किया जाता है, वहाँ पास ऐसी सरकार को एकात्मक सरकार कहते हैं। वहाँ पूरा एक ही भाषा बोली जाती है, हाय हेलो, ये सब दुनिया की चीज़ें बोली जाती है। वहाँ एक ही जैसे सब वही खाते हैं, बर्गर पता नहीं क्या खाते रहते हैं यार वो लोग। तो वहाँ पास एकात्मक सरकार है। अब लेकिन अपने भारत में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे भारत देश में शक्तियों का विभाजन ज़रूरी है, बिना शक्तियों के विभाजन के देश नहीं चल सकता आगे। तो शक्ति चलेगा लेकिन यार काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा अब संभव नहीं है। तो शक्तियों का विभाजन कर दिया गया, तो शक्तियों का विभाजन ज़रूरी है।
तो मान लीजिए जिस विषय पर अगर मान लीजिए केंद्र की, लेकिन अगर मान लीजिए कभी विवाद होता है तो केंद्र सरकार की ही ज़्यादा सुनाई होगी, क्योंकि राष्ट्र मायने रखता है ना कि राज्य। ठीक है, तो केंद्र जिन विषयों पर कानून बनाएगी या केंद्र के जितने भी विषय होते हैं, देखिए केंद्र के शुरू में विषय थे 97 विषय थे, लेकिन अब हो गए हैं 100, यानी 100 विषयों पर 100 विषय ऐसे हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी, उन पर राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार ही केवल कानून बना सकती है, उसको हम लोग संघ सूची के अंतर्गत रखते हैं, संघ सूची। जैसे देखिए बैंकिंग है, एयरपोर्ट है, या परमाणु सर्वेक्षण केंद्र होते हैं, ये सारा कुछ होता है केंद्र सरकार के अंडर में। एयरपोर्ट है, ये सारा कुछ होता है केंद्र सरकार के। करेंसी नोट होती है, ये भी केंद्र सरकार के। अगर राज्य सरकार को दे दिया जाएगा तो हर एक राज्य की अलग अलग नोट आने लगेंगी। भूमि सुधार, ये सारा कुछ होता है केंद्र सरकार के पास, इसका मामला केंद्र सरकार सल्टाती है। फिर होता है राज्य सरकार, कुछ शक्तियाँ राज्य सरकार को दे दी जाती हैं। पहले देखिए पहले 66 विषय थे जिन पर राज्य सरकार केवल कानून बनाती थी, लेकिन अब 61 हो गए हैं, 61 विषय ही केवल बचे हैं। जैसे देखिए जेल, ये पुलिसकर्मी, ये सारे का सारा कुछ राज्य सरकार का मैटर है। इन पर अगर विवाद होता है तो राज्य सरकार कानून बनाएगी, राज्य सरकार उसमें अपना निर्णय सुनाएगी, और मतलब ऐसे विषय जिन पर ये राज्य सरकार विषय कानून बनाती है उसको हम लोग कहते हैं राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची। एक और होती है, क्या होता है कि देखिए शिक्षा जैसे है, शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कहती है कि खूब पढ़ो, राज्य सरकार भी कहती है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत ऐसे विषयों को रखा गया है जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों। लेकिन अगर विवाद होगा तो केंद्र सरकार की ही सुनी जाएगी, उसमें राज्य सरकार का कोई वो मायना नहीं होगा। ठीक है, परिवार नियोजन है, जैसे जनसंख्या जनगणना जो की जाती है, ये दोनों के विषय हैं, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 52 है वर्तमान में, 52 विषय ऐसे हैं जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और देखिए इसके बाद एक और सूची होती है, एक सूची और होती है, तीसरी नंबर 3 हो गए, एक 4 होती है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, इस सूची में क्या होता है कि देखिए संविधान वाले बहुत ज़्यादा होशियार थे, उन्होंने पता था कि अगर मान लीजिए आने वाले समय में तो परिवर्तन तो होंगे ही बहुत सारे, तो उन्होंने एक पहले से ही सादा पन्ना खोल दिया कि जो भी आप आगे विकास होगा तो उसमें आप अवशिष्ट सूची में डाल दीजिए। जैसे आप इस समय पढ़ रहे हैं यूट्यूब है, ये अवशिष्ट सूची का पार्ट है। सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया में है, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारा कुछ अवशिष्ट सूची का पार्ट है। तो ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझे होंगे शक्ति का विभाजन क्यों ज़रूरी है, कितने विषय कौन कौन से किस पर कानून बना सकता है। अब हम लोग देखते हैं अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषा है, अनुसूची 8 में भाषा है। शुरू में 14 भाषा थी, अब 22 भाषा है। हमारे मूल संविधान में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखिए हमने अनुसूची 8 तक देख लिया है, भाषा तक। अनुसूची 9 में क्या है? अनुसूची 9 में चर्चा की गई है भूमि सुधार की। भूमि सुधार की ये इसमें चर्चा की गई है। देखिए पहले 8 ही अनुसूचियाँ थी और बाद में 12 हुई हैं। तो संविधान में संशोधन किया गया था पहली बार। पहला संशोधन हुआ था 1951 में नेहरू जी के समय में, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में। इस संविधान संशोधन के तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया अनुसूची में। इसके तहत जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म की गई है। जमींदारी एक व्यवस्था हुआ करती थी कि मतलब कुछ लोग, विशेष लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन, पर्याप्त मात्रा में ज़मीनें हुआ करती थी, और जो कम खेतीहर लोग थे, गरीब लोग थे, वो उनके अंडर में काम किया करते थे। अभी एक हाथ बहुत दिन की बात नहीं हुई, अगर आप लोग अपने घर में बुज़ुर्ग लोगों से पूछे, वो बहुत विस्तार से बताते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि उन लोगों ने किया है यार। हम लोग खुद पूछते हैं, हमारे आजी बाबा बहुत विस्तार से बताते हैं ज़मींदारी के बारे में। ठीक है,
तो 1951 में नेहरू जी के समय में भूमि सुधार किया गया कि इसके तहत जमींदारी को ख़त्म किया गया और इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है। अनुसूची 9 के बाद अनुसूची 10 में क्या हुआ? अनुसूची 10 में हुआ था दल बदल। 52वां संविधान संशोधन किया गया था 1985 में राजीव गांधी के समय में। इसमें क्या कहा गया कि जीता हुआ सांसद अपनी पार्टी को नहीं चेंज कर सकता है। इसमें अगर मान लीजिए कोई सांसद जीत गया, जीतने के बाद अब मान लीजिए वो दूसरे पार्टी में जा रहा है, तो इसमें से काफ़ी लोग खरीद भी लेते थे दल बदल। जब दल बदल नीति थी इससे पहले, जब इससे तो काफ़ी लोग खरीद लिया करते थे पैसे से, तो ऐसे में भ्रष्टाचार को ज़्यादा बढ़ावा मिलता था। तो इसको ख़त्म किया गया दल बदल को, कि जीता हुआ विधायक या सांसद अपनी पार्टी नहीं बदल सकता है। ये 1985 में लाया गया था राजीव गांधी जी के समय में। ठीक है। और 52वां संविधान संशोधन किया गया था। 52वां संविधान संशोधन आप लोग याद रखिएगा। अनुसूची 11 में क्या चर्चा की गई है? अनुसूची 11 में है पंचायत व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि गांव में जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं उसको प्रधान जो बोलते हैं वो सुलझाने का काम किया गया है। तो पंचायत व्यवस्था से बहुत बड़ा लाभ हुआ है। जैसे आप मान लीजिए गांव में कोई समस्या हुई तो आप केंद्र सरकार या विधायक या सांसद के पास थोड़ा ना जाएंगे, गांव के जो मुखिया होंगे उनके पास जाएंगे। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ये अच्छी। लेकिन जो हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे वो पंचायत व्यवस्था के खिलाफ हुआ करते थे, लेकिन महात्मा गांधी इनके सपोर्ट में थे कि पंचायत व्यवस्था होनी चाहिए। इसको काफ़ी लेट में लाया गया, 1993 में लागू किया गया। 1993 में लागू किया गया था। इसके तहत हम लोग गांव की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पंचायत व्यवस्था लाई गई है। लेकिन यार अब ऐसा कुछ होता नहीं है, सब अपना पेड़। अनुसूची 12 में देखिए क्या है। अनुसूची 12 में किया गया है नगर पालिका। नगर पालिका शहर की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चेयरमैन होते हैं नगर पालिका, इसकी व्यवस्था की गई है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे आज की अनुसूचियाँ। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। संविधान को पढ़ने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।